नमस्कार, शाम के 9 बजे और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान अड्डा 24 शो उनके यूट्यूब चैनल पर। और कैसे आप सभी, आशा करता हूं भाई सभी बढ़िया भी होंगे, मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे और पढ़ भी रहे होंगे साथ साथ में। और आप सभी को बिल्कुल गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, राधे राधे। जो भी हमारे साथ बालक जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई सभी को राम राम, राधे राधे, आपका प्रणाम, नमस्कार सब स्वीकार किया जाता है। और अपनी रोजाना रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक क्लास होती है। और आज हम बातें करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की। और इसमें आज हम 25वां लेक्चर लेंगे। कौन सा 25वां लेक्चर लेंगे? तो इसलिए आप रोजाना रात्रि 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की होती है नॉर्मल, मतलब कहने को, लेकिन 1 घंटा 45-50 मिनट नॉर्मल होती है ये क्लास, ठीक है। तो आप इस क्लास में जुड़े और अपनी और कला संस्कृति में इतिहास को बेहतरीन बनाइए। आज का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? अजीत सिंह, मान सिंह, महाराजा सूर सिंह, विक्रमजीत सिंह। और आज भैया मैंने आपके कमेंट्स छुपा रखे हैं, तो बिल्कुल आप जो भी बालक जुड़ रहे हैं उनको सभी को और गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। और चलिए ठीक है, तो ठीक है। आज आपकी स्पेशल क्लास होगी। क्या स्पेशल क्लास होगी, है ना? मैं इसको थोड़ा फास्ट तरीके से लेकर के चलूंगा, आप कमेंट करते रहिए फटाफट से। देखो भाई, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? उदय सिंह का उत्तराधिकारी होता है महाराजा सूर सिंह। कौन होता है? महाराजा। और सूर सिंह होता है, कौन होता है? महाराजा सूर सिंह उत्तराधिकारी होता है। अब अपन बात करें, सूर सिंह वही था जिसने और जोधपुर में सूर सागर तालाब का निर्माण करवाया। जोधपुर में सूर सागर तालाब बनवाया। क्या बनवाया था? जोधपुर में सूर सागर तालाब बनवाया। लीजिए साहब, जोधपुर में सूर सागर और तालाब बनवाया था। क्या बनवाया था? सूर सागर तालाब बनवाया। एक अपन बात करें तो ये खुर्रम के साथ मेवाड़ का जो अभियान हुआ था ना, उसमें यही गया था महाराजा सूर सिंह। ये नहीं अपन बात करें। और 1615 ईस्वी में, यानी 14 ईस्वी चल रही थी उस समय, 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी मतलब 13 से और 15 ईस्वी के बीच में एक अभियान होता है। 1614 ईस्वी में खुर्रम के मेवाड़ अभियान पर साथ था। खुर्रम के मेवाड़ अभियान पर गया था। मेवाड़ अभियान पर कौन सा शासक गया था? यानी मेवाड़ को अधीनता दिलवानी थी ना, इसलिए मुगलों के साथ गया था, अभियान पर गया था। इतना याद रख लेना। मारवाड़ का वो कौन सा शासक था? ये इंपोर्टेंट लाइन हो जाती, बहुत इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है। 1613-14 2 साल तक उसने, खुर्रम ने यानी शाहजहां ने बहुत अभियान किए थे। और तब जाकर के महाराणा अमर सिंह को थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और वो महाराणा अमर सिंह तो झुके भी नहीं थे, करण सिंह झुके थे, ठीक है। बोले कि ठीक है साहब, अब कई सारी चीजें होती है, जब मेवाड़ पढ़ेंगे तब बता देंगे आपको, ओके। अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्ष सिद्धांत सार तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक और नाटक की रचना किस जोधपुर महाराजा ने की थी? मान सिंह ने, अजीत ने, राव जोधा ने, जसवंत सिंह ने। आपसे पूछा, बहुत बढ़िया सा सवाल है, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके और बता देंगे भैया। चलिए, और इसमें और कौन सा हो जाएगा, यहां पर अपन देखें, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। कौन सा? अप्रोक्ष सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। अपन बात करें जिस शासक के बारे में, और जसवंत सिंह ने, यानी औरंगजेब ने भी कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। क्या टूट गया? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। वो शासक कौन सा था? जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के लिए अपन बातें करें तो जसवंत सिंह के लिए कौन कहता है? जसवंत सिंह मारवाड़ का एक प्रतापी शासक होता भाई। क्या? प्रतापी शासक होता है। और जिसने धर्मत के युद्ध में किसका भाग लिया था? धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। और दारा सिकों का। किसका? धर्मत के युद्ध में दारा सिकों का पक्ष लिया था। याद रख लेना, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह का पक्ष लिया था। धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह का पक्ष लिया। दारा सिकोह का पक्ष लिया। दारा सिकोह का पक्ष लिया था। क्या लिया था? दारा सिकोह का पक्ष लिया था। कंप्लीट, दारा सिकोह का पक्ष लिया था। और अपन देखें साहब, यहां पर देखें तो इसकी मृत्यु पर, यानी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था। मृत्यु पर किसने कहा था? मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था। मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया। क्या टूट गया भैया? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। लीजिए साहब, आज क्या टूट गया? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कंप्लीट, ये होता है सब जिसके बारे में कहा गया, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। और जब ये जसवंत सिंह यहां से परास्त होकर के आ जाता है धर्मत के युद्ध में 1658 ईस्वी में, और तब इनकी जो रानी होती है जसवंत देश ने मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और अपनी चूड़ियां निकाल निकाल करके फेंक दी। बोली ये पहन करके बैठ जाओ, है ना, युद्ध में तुम विजय तो हो नहीं सकते। तो इस प्रकार से पूरा एक दृश्य चलता है और ये जसवंत सिंह ने लिखा था, ठीक है।
आगे देखिए, अजीत सिंह के अवयस्क होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को किसे जोधपुर दे दिया था। अब सुनेंगे साहब, यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है कि यहाँ पर इनकी जो मृत्यु होती है ना, इनकी जसवंत सिंह की जो मृत्यु होती है जमरूद अफगानिस्तान में होती है 1678 में मृत्यु होती है 1678 ईस्वी में। और कहां पर? जमरूद कहां पर पड़ता है? जमरूद पड़ता है प्यार विद्यार्थियों अफगान में। जमरूद कहां पर? अफगानिस्तान में। और तब इनकी मृत्यु पर किसने कहा था? और ये औरंगजेब ने कहा था। अब औरंगजेब बड़ा जटिल आदमी था, तो उसने क्या किया, उस नन्हे बालक को बुला ले, क्योंकि उसका जन्म उसी समय हुआ था अजीत सिंह का। तो अजीत सिंह को बिल्कुल अवयस्क था, लगभग साल भर का भी रहा होगा यहाँ पे 1679 में। तो इसलिए जोधपुर किससे दे दिया? और जोधपुर आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे। इंदर सिंह को। किसको? इंदर सिंह सिंघवी। और इस प्रकार से इंदर सिंह को जोधपुर का और प्रशासक बना दिया था किसने? औरंगजेब ने। किसने बना दिया? औरंगजेब ने जोधपुर का प्रशासक और नियुक्त कर दिया था। ठीक है, चलिए साहब, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टार लगा करके लिखने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, आपको अभी तक पता भी ना हो क्या बता। आगे चलते हैं। अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी में किसको हरा करके जोधपुर अधिकार किया था? अब देखिए साहब, यहां पर देखिए पूरा ये बढ़िया सा फॉर्मेट चल रहा है 1678 से। और 1678 में क्या कर लिया था? औरंगजेब ने जोधपुर को हस्तगत कर लिया और खालसा घोषित कर लिया 30 वर्ष के लिए। 1678 से, और अपन बात करें 1678 से। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, 1678 से और 1707 ईस्वी तक। कब? 1707 ईस्वी तक। और प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब जो होता है ये जोधपुर अधिकार होता है। क्या होता है? जोधपुर अधिकार। औरंगजेब का जोधपुर पर अधिकार, औरंगजेब का जोधपुर पर अधिकार था। कहां पर था? जोधपुर पर अधिकार। ओके, जोधपुर पर अधिकार था। कंप्लीट। तो कहां पर अधिकार था? जोधपुर पर अधिकार था। और अपन देखें तो साहब यहां पर अपन देखें, और इससे क्या बोला जाता है? मारवाड़ मुगल 30 वर्षीय मारवाड़ मुगल संघर्ष बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? 30 वर्षीय मारवाड़ मुगल संघर्ष बोलते हैं। इसका मुख्य भागीदार कौन था? अपने, और बताएंगे कमेंट करके, वीर दुर्गादास राठौड़। 30 वर्षीय मुगल मारवाड़, और यानी अपन बात करें मारवाड़ मुगल संघर्ष था। 30 वर्षीय मारवाड़ मुगल संघर्ष, मारवाड़ मुगल संघर्ष था 30 वर्ष है। मारवाड़ मुगल और संघर्ष चला था। ठीक है, और तब जाकर के 1600 यानी 1707 ईस्वी में और अधिकार किया था। मुझे बताएंगे कौन था वो? हुसैन कुली खां, अली कुली खां, जफर उली खां और हकीम कुली खां। शायद आपने बताया होगा जफर कुली खां, तब तो ठीक है। बिल्कुल बच्चों, जफर कुली खां। कौन सा? जफर कुली खां। अजीत सिंह ने 1707 में जफर कुली खां को परास्त करके और क्या किया था? जोधपुर पर अधिकार किया था, क्योंकि यहां पर जो शासक था औरंगजेब, उसने अधिकार कर रखा था और उसका प्रशासक था जफर कुली। कौन था? जफर कुली। आगे चले, जोधपुर में मेहरानगढ़ में फतेहपोल, दौलत खाने में बड़ा महल, मंडोर में एक थंबिया महल और काला गोरा भैरू, हड़बूजी, पाबूजी और अपन बात करें रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां किसने बनवाई थी? बताएंगे। पाबूजी, हड़बूजी और जो भी है, और मान सिंह, अजीत सिंह, उदय सिंह, मालदेव। थोड़ा सा याद रखेंगे, मैंने कई बार बताया था आपको कि अगर बाकी आपको कुछ भी नहीं आए तो सबसे पहले फतेहपोल देखो। फतेहपोल क्यों बनवाया था? यहां पर अपन बात करें, वो कहां गया वो क्वेश्चन यहां पर है कि 1707 में और औरंगजेब को परास्त करके और क्या कर लिया था? औरंगजेब के सेनापति को जफर कुली को परास्त करके अजीत सिंह ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। अब देखिए साहब, 1707 में इस विजय के उपलक्ष्य में, और इस विजय के उपलक्ष्य में किसे हराकर? विजय के उपलक्ष्य में और फतेहपोल बनवाया था। विजय के उपलक्ष्य में फतेहपोल बनवाया। क्या बनवाया? विजय के उपलक्ष्य में। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है और आपका पूरा इतिहास तैयार हो जाता है। उपलक्ष्य में और क्या बनवाया साहब? उपलक्ष्य में और फतेहपोल का निर्माण करवाया था। तो याद रख लेना, फतेहपोल का निर्माण कौन करवाता है? फतेहपोल की। हमने औरंगजेब पर फतेह कर ली, फतेहपोल का निर्माण करवाया था। किसने? अजीत सिंह ने। क्या करवाया? अजीत सिंह ने। तो बात समझ में आ गई। यहां पर देखिए मेहरानगढ़ में फतेहपोल है और बाकी माना कि आपको नहीं आते, लेकिन मंडोर में एक थंबिया महल, इसके बारे में तो मैंने कई बार बताया। और यहां पर अब जैसे मंडोर में जाएंगे ना, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी आदि की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई है। ये वही है, ये एक तरीके से अपन बात करें वो जो 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल बोलते हैं ना, ये वही है हड़बूजी, पाबूजी। मतलब मुख्य जो 5 देवता उनकी वहां पर बड़ी बड़ी फोटो है और कुछ छोटे मोटे देवता है, इसलिए उनको 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल मतलब दीवार बोल दिया जाता है। बाकी कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। ठीक है, अजीत सिंह के कौन था? ये भाई साहब थे अपने अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। चलिए हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? और गुलाब राय जो थी ये बच्चों मारवाड़ की, इसको नूरजहां कहा जाता है। क्या? मारवाड़ की इसको नूरजहां। मारवाड़ की नूरजहां कौन थी? तो मारवाड़ की नूरजहां थी अपने गुलाब राय। मारवाड़ की नूरजहां इसको कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मारवाड़ की नूरजहां।
और वो भाई साहब कौन थे? उन भाई साहब को और मारवाड़ का जहांगीर कहा जाता था। कौन सा? मारवाड़ की नूरजहां और मारवाड़ का जहांगीर। और शासक कौन सा हो जाएगा? विजय सिंह। इसको बोलेंगे मारवाड़ का जहांगीर। क्या बोलेंगे? मारवाड़ का जहांगीर बोलते थे। लीजिए साहब, इसको आप बोल दीजिए मारवाड़ का जहांगीर। क्या बोलेंगे? मारवाड़ का इसको जहांगीर बोला जाता था। बात समझ में आ गई? तो क्या बोलेंगे? मारवाड़ का जहांगीर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल ही बोल दिया था आपको, आज आपके सबके कमेंट ऑफ रहेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? अजमेर की, जयपुर की, बीकानेर की, उदयपुर की? कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? बताएंगे सब। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? फटाफट से बता दीजिए। और आपको पता होना चाहिए मेवाड़ महाराणा भीम सिंह होता है। कौन होता है? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। और अपन बात करें सीधी सी होगी उदयपुर की। कहाँ की होगी? उदयपुर की। ये कृष्णा कुमारी के जो पिता थे, पिता कौन थे? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। कौन थे? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह थे साहब। लीजिए, मेवाड़ महाराणा और भीम सिंह कौन होते हैं? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह होता है कृष्णा कुमारी के, और पिता कौन होता है? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह होते हैं कृष्णा कुमारी के पिता होते हैं साहब। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की। इसके पिता कौन थे? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह थे। कौन थे? भीम सिंह थे। आगे चले, कृष्णा कुमारी की सगाई 1799 में कहाँ के महाराजा के साथ की गई थी? अब देख लो, बीकानेर महाराजा, उदयपुर महाराजा, जयपुर महाराजा, जोधपुर महाराजा। और ये ऐसा महाराजा तभी जिसकी मृत्यु हो गई, उसी के कारण कृष्णा कुमारी का विवाद हो गया। और आपको पता ही फिर गंगोली को युद्ध हुआ था। ओके, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि वो कौन सा महाराजा था? जोधपुर महाराजा। जोधपुर महाराजा का नाम पता है क्या? जोधपुर महाराजा का नाम भी भीम सिंह ही था। और भीम सिंह की जैसे ही मृत्यु हुई, अगला शासक कौन बन जाता है? मान सिंह बन जाता है। और मान सिंह ने सोचा कि भाई कृष्णा कुमारी मेवाड़ की है, तो अपन मेवाड़ में शादी करेंगे तो कुछ बढ़िया ही अपने को फायदा ही मिलेगा। तो बोला कि देखो भाई, इसकी शादी होनी थी कृष्णा कुमारी की हमारे बड़े भैया भीम सिंह के साथ, लेकिन अब भीम सिंह नहीं रहे तो मेरे साथ कर दो। मेवाड़ महाराणा बोला ऐसा नहीं होगा। देखो भाई, किसी भी लड़की का मतलब जो स्वभाव होता है वो पहले पति के प्रति मान लीजिए उसकी सगाई किसी के साथ कर दी जाती है, और वो तो उसी को अपना पति मानेगी ना। और फिर दूसरा, अब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका मन थोड़ी लगेगा वहां पे। तो इस प्रकार से बोले कि नहीं नहीं, हम यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इसकी शादी कर दी। कहाँ? वही जयपुर वाला शासक, बदनाम शासक जयपुर का। कौन सा? पूछूंगा आपसे कभी, है ना, आज ही पूछूंगा। ठीक है, चलो टेंशन मत लो, पूछूंगा मैं जयपुर का बदनाम शासक कौन सा है, और जिसकी रस कपूर प्रेमिका रहा करती थी। ठीक है, उस शासक के साथ सगाई कर दी जाती है। और इन दोनों भाई साहब, वो तो वैसे रस कपूर का प्रेमी था, तो जाहिर सी बात उसको सोचा कि चलो मेवाड़ से राजकुमारी आ रही है तो और भी बढ़िया है। उसने सोचा कि चलो युद्ध किया जाए। तो इन दोनों सेनाओं के मध्य और युद्ध होता है साहब। क्या युद्ध होता है? बीच में होता है अमीर खां पिंडारी। फिर अमीर खां पिंडारी के कहने पर, और मेवाड़ महारानी मतलब जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी होती है, इसको जहर दिलवा दिया जाता है और इसने अपनी इह लीला समाप्त कर ली। इससे कृष्णा कुमारी को नहीं, कृष्णा कुमारी वाली घटना को मेवाड़ का कलंक कहा जाता है। क्या कलंक कहा जाता है? चलिए आगे देखें। बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? कौन सी महाराजा की उपाधि को धारण किया था? राव बीका, कल्याणमल, राव लूणकरण और राय सिंह। चलिए बताएंगे इसमें फटाफट से, कौन सा शासक था? बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि को धारण किया था? सब बताओ भैया। राव बीका, कल्याणमल, राव लूणकरण, राय सिंह। और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब देखो, जो राव बीका है भैया, इसने तो कुछ ऐसा उपाधि धारण की नहीं, क्योंकि ये शुरुआती शासक था। अब देखो, राव कल्याणमल भी था, राव लूणकरण भी था, लेकिन महाराजा राय सिंह कौन था? महाराजा राय सिंह था साहब। कौन था? महाराजा राय सिंह। और महाराजा राय सिंह को क्या बोला जाता है? एक फैक्ट है, मुगल साम्राज्य का स्तंभ। क्या बोला जाता है? मुगल साम्राज्य का जो स्तंभ था, वैसे आपको लगता होगा मानसिंह था, लेकिन नहीं, ये था अपने मुगल साम्राज्य का स्तंभ। कौन? महाराजा राय सिंह था। कौन था? महाराजा राय सिंह। ओके, जब अकबर की मृत्यु हो जाती, अकबर बीमार हो जाता, तो सबसे पहले इसी को बुलाते मिलने के लिए, राय सिंह को। बोले यार राय सिंह से मिलवा दो, मेरी मुलाकात बस उससे करवा दो, क्योंकि मित्रता हो जाती है ना बहुत ज्यादा। तो ऐसा होता है, मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए, राव लूणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक कौन बना था? राव नूरा, राव राय सिंह, राव जैतसी, राव कल्याणमल। राव लूणकरण के उपरांत देखिए साहब, राव लूणकरण, बात समझ में आ रही है कुछ? राव लूणकरण की अपन बातें करें तो साहब, और इसमें अपन देखें तो इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? पाहेबा साहेबा का युद्ध राव मालदेव के साथ। और इस युद्ध में क्या हो जाता है ये भाई साहब, और मारे जाते हैं। ठीक है, राव लूणकरण। और इनका पुत्र जो होता है
वो कौन होता है? राव जेतसी। कौन होता है? राव जेतसी होता है। कौन होता है? राव जेतसी। ये कहाँ का था? ये बीकानेर का था। राव लुणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक कौन होता है? राव जेतसी होता है। लुणकरण सर बसाया था इसने बीकानेर में। क्या बसाया था? लुणकरण सर बसाया था। चलो हम आगे चलते हैं। और गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? और गंगा रिसाला, सरदार रिसाला, रिसाला और वीरा बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। अच्छा सॉरी, इसमें देखो वो सॉरी जैतसी था। कौन? जैतसी था, जो कि युद्ध में मारा जाता है ना। राव लुणकरण नहीं थे। कौन? राव लुणकरण नहीं थे। और इस प्रकार से ये होता है। आगे चलिए, गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? गंगा रिसाला, सरदार रिसाला, रिसाला वीरा। अच्छा तो आप कमेंट करते रहे बच्चों, है ना। लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहोगे? मुझे लगता है शायद कर भी रहे होगे, है ना, क्योंकि आदत तो होती है ना बच्चों की। चलिए इधर अपन देखिए, गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था जिसने बॉक्सर विद्रोह को दबाया था? गंगा सिंह खुद चाइना जाते हैं। और कौन सी? गंगा रिसाला। गंगा रिसाला होती है ऊंटों की सेना। किसकी सेना होती है? ये सेना होती है अपने ऊंटों की सेना। कौन सी सेना होती है? ये सेना होती है अपने ऊंटों की सेना। और ऊंटों की सेना गंगा रिसाला को लेकर के, और चाइना में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। किसको दबाया था? चाइना में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। चाइना में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था सब। बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। किसको दबाया था? बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ओके, चाइना में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। बात याद रख लेना। गंगा रिसाला जिसे कहा जाता है, ऊंटों की सेना थी। आगे चलते हैं। बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से शासक के समय को माना जाता है? करण सिंह, सूरज सिंह, अनूप सिंह, राय सिंह। बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ बीकानेर पेंटिंग्स। बताओ भाई, स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? यानी कौन से शासक के समय थी स्वर्णकाल? यानी बहुत सारे चित्र बने। यहां पर अपन बात करें, और जो अनूप सिंह होते हैं लाहौर से कलाकार लेकर गए थे। कौन सी? उस्ता कला के कलाकार। और ये कौन हो जाता है? अनूप सिंह। अनूप सिंह कौन? तो अनूप सिंह की अपन बात करें, लाहौर से उस्ता कलाकार लाए। क्या? लाहौर से और क्या लाए थे साहब? लाहौर से उस्ता कलाकार लाए थे। उस्ता, उस्ता मतलब जानते हो, ऊंट की खाल पर नक्काशी करने वाले। उस्ता कलाकार लाए, उस्ता कलाकार लाए। रुकनुद्दीन अली रजा। ओके, लाहौर से उस्ता कलाकार लाए। और उस्ता कलाकार अभी जानते हो, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको उस्ता कलाकार बोलते हैं। उस तरह होता है, उस तरह से करते हैं। आगे चले। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स, हॉर्स नहीं हेरोन्स सही है क्या? डिंगल का हेरोन्स बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? डिंगल का हेरोन्स। आप इनको बोल दीजिए, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स किसने कहा था? पता है क्या आपको किसी को? चलो नहीं पता तो हम बता देते भैया। और यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खूब सारे, और खूब सारे ऑप्शन में से एक देखना है। कर्नल टोड कन्हैयालाल सेठिया, जीएच ओझा, डॉक्टर टेसी टोरी। तो यहां पर अपन बात करें डिंगल का हेरोन्स, ये आपसे पूछा है हेरोन्स। डिंगल का जो हेरोन्स है ये किसे बताया गया है? कर्नल टोड कन्हैयालाल सेठिया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर टेसी टोरी। तो आपको याद रखना है डॉक्टर टेसी टोरी, एलपी टेसी टोरी ने क्या कहा था? डिंगल का हेरोन्स कहा है। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ अपन बात करें अकबर का दरबारी था। कौन था? अकबर का दरबारी। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपने अकबर का दरबारी। और इस अकबर के दरबारी पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा था? वेली कृष्ण रुक्मणी। क्या लिखा था? वेली कृष्ण रुक्मणी। इसका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी। लीजिए साहब, वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ था ये इसी का था। वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ था ये नहीं भाई साहब का था। ठीक है, चलिए। और गागरोन दुर्ग में बैठ करके लिखा था। कर्नल टोड ने कहा कि 1000 घोड़ों के बराबर इसमें बल है, अशोक शक्ति के बराबर बल है। ठीक है। और दुर्शाडा ने कहा कि है, और 5वां वेद 19वां पुराण है। अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं। कर्नल टोड ने क्या कहा? शस्त्र मतलब हाथियों, हाथियों, हाथियों लिख दो। शस्त्र हाथियों के बल के बराबर, बल के बराबर। और दुर्शाडा ने, अच्छा ये किसने लिखा? ये टोड ने बताया। टोड ने, दुर्शाडा ने क्या बताया? अच्छा ये तो लिखा था टोड ने। और अपन बात करें 5वां वेद 19वां पुराण। 5वां वेद 19वां पुराण, अष्टादश पुराणेषु 4 वेद ऐसा होता ना। तो 19वां पुराण किसने कहा? ये कहा। इतना भयंकर ग्रंथ है, इसको पढ़ने से बोला कि इतना वजन मिल जाएगा आपको। ये टोड कहता है। 5वां वेद 19वां पुराण कौन कहता है? ये 5वां वेद 19वां पुराण कहता है दुर्शाडा, अकबर का दरबारी दुर्शाडा कहता है। और ये बीकानेर की लाइब्रेरी में पढ़ा था, है ना।
बीकानेर की लाइब्रेरी में पढ़ा था। ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है, इसमें अपन बात करें कृष्ण और रुक्मणी की ब्याह की व्यथा वर्णन है पूरा का पूरा। तो एलपीटी स्टोरी एक दिन किताब ढूंढ रहा था, कोई ऐसे ही कोई लाइब्रेरी थी, उसमें इसने देखा, बोले वाह क्या बात है, इतना शानदार ग्रंथ है। तो इन्होंने बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा था, किसने? अपने भाई साहब और पृथ्वीराज राठौड़ ने। आगे चलें, और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल भी कहा जाता है। क्या? पीथल। पाथल तो प्रताप थे, यानी पाथल थे, पीथल पाथल। तो इस प्रकार से पाथल और पीथल की जो संज्ञा दी जाती है ना, पृथ्वीराज को और इसको दी जाती है, ठीक है, पाथल पीथल के नाम से जाने जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे? और 1919 की वर्साय की संधि कौन सी है? वर्साय की जो संधि है, और भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? भारत के संपूर्ण देशी राजाओं, वर्साय की संधि हुई थी साहब। क्या? वर्साय की संधि हुई थी, मतलब जो विश्व युद्ध हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध, उसके बाद में, और पेरिस में वर्साय पड़ता है, और वहां फ्रांस में वर्साय पड़ता है, पेरिस फ्रांस एक ही बात है। और वर्साय की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? तो आप बताएंगे, मान सिंह, भोपाल सिंह, राम सिंह, गंगा सिंह। और बीकानेर के भाई साहब होते हैं, हर जगह भाग लिया करते थे। गंगा सिंह कौन थे? महाराजा गंगा सिंह ने, और क्या किया था? महाराजा गंगा सिंह ने वर्साय की संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया था। याद रख लेना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात है, कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद की बात है, ठीक है, अब शांति हो जाएगी। आगे चले, राव बीकानेर भैरव मंदिर का निर्माण और कहां पर करवाया था? जंगल में, राती घाटी में, कोडम देसर में, बीकानेर में। राव बीकानेर भैरव मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? मुझे फटाफट से बताओ भैया। अपन बातें करें कि राव बीकानेर सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी बीकानेर की, क्योंकि बीका यहां से गया, जोधपुर से जोधा का पुत्र था, और इसने कहां पर बनाया? तो इसने वहां पर जो अपने कोडम देसर को अपनी पहली राजधानी बनाई, तो कोडम देसर में भैरव का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? भैरव का मंदिर बनाया। और कोडम देसर क्या थी? कोडम देसर राव बीकानेर राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। कोडम देसर तालाब भी था, और कोडम देसर तालाब जो था वो तो इसकी मम्मा, मतलब दादी बनवाती है ना, कोडम दे उसकी दादी का नाम था। राजधानी बनवाई। क्या बनवाई? राजधानी। जो रणमल था ना, रणमल, उसकी पत्नी का नाम था कोडम दे, ऐसा होता है। चलो आगे चले, नेक्स्ट, करण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? क्या? करण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? करण सिंह बीकानेर वाला ही है भैया। क्या? करण सिंह बीकानेर वाला ही है। और कौन से ग्रंथ की रचना की थी? काव्य डाकिनी, कवि मुद्गल यानी मुद्दलमा, और साहित्य कल्पद्रुम, करण भूषण। बताएंगे इनमें से एक दो तो करण सिंह का दरबार विद्वान होता है, वो लिखता है, और एक कौन लिखता है? करण सिंह लिखता है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अपन बात करें करण सिंह ने और साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी। किसकी? साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? करण सिंह ने की थी। किसने? करण सिंह ने। चलिए हम आगे चले, नेक्स्ट, बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कौन से मंत्री की देखरेख में करवाया था? जूनागढ़ किला अपन बात करें, मिट्टी से निर्मित किला है, 1589 से 1594 ईस्वी तक बना था, 1589 से 1594 ईस्वी तक बना था। आगरा के किले के समान है। ये छोटी मोटी चीजें देख लेंगे, आगरा के किले के समान है, आगरा के किले के और समान। लो साहब, आगरा के किले के समान है। और अपन देखें तो साहब यही जो किला है ये चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, मतलब चौकोरीय किला बना हुआ है। अब बताएंगे करमचंद, पूरणमल, महावीर दास, कल्ला, रायमलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? करमचंद हो जाएगा। कौन सा? करमचंद। बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण 1589 से 94 में करवाया। आगरा किले के समान होता है, चतुष्कोणीय होता है, करमचंद ने इसका निर्माण करवाया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? राणा प्रताप ने चावंड को राजधानी और कब बनाया था साहब? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। और इसमें कौन सा? 1585, 1589, 1582, 1576। और इसमें सिंपल सी चीजें हैं। 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। कौन सा? दिवेर का युद्ध हुआ। और 1585 में क्या बनाया? चावंड को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी। 1589 का मतलब कोई तो उल्लेख नहीं मिलता ऐसा कोई विशेष तो 1585। कौन सा? 1585 में चावंड को राजधानी बनाया, लोणा चावंडिया को मार करके। और चावंड में एक जैसे 5 महल बनवाए थे, मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, याद रख लेना। एक जैसे 5 महल किसने बनवाए? प्रताप ने। एक जैसे 5 महल बनवाए एवं चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चामुंडा माता मंदिर बनवाया। चामुंडा माता मंदिर बनवाया। ओके बच्चों, क्या बनवाया? चामुंडा माता मंदिर बनवाया। तो ये याद रख लेना, किसने? प्रताप ने। इसने बनवाया था, प्रताप ने। एक जैसे 9 महल कहां पर है? नारगढ़ में है, जो कि माधो सिंह द्वितीय बनवाता है। ठीक है, अलग अलग चीजें। और महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? देखो, महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में क्या की थी?
और जहांगीर से या फिर खुर्रम से अपन बातें करें। और संधि की थी कौन सी, मेवाड़ मुगल संधि। इससे महाराणा जो अमर सिंह थे बहुत व्यथित रहा करते थे, और जो व्यथित थे तो इनको अपन बात करें, इनका जो अंतिम समय जो बीता था वो कहाँ पर बीता था अपन बात करें तो इनकी जो आपको पता होना चाहिए इनकी छतरी भी कहाँ पर है, तो महाराणा अमर सिंह से लेकर के बाद के महाराणा जो भूपाल सिंह है उन तक की जो छतरियां वो कहाँ पर है, आहड़ में। तो इसलिए अपन बात करें इनका महाराणा अमर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आहड़ में। कहाँ पर हुई थी, आहड़ उदयपुर में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु होगी। और जो इनकी छतरी है महाराणा अमर सिंह की जो छतरी भी है, छतरी भी कहाँ पर है, छतरी भी है अपने आहड़ में। छतरी कहाँ पर है, छतरी आहड़ में ही है। छतरी कहाँ पर है, आहड़ में। ठीक है, चलिए आगे चले। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत रत्नाकर, कलानिधि, संगीत सुधा, कामराज रतिसार। और बिल्कुल बालकु जो भी बालक अभी जुड़े हैं फिलहाल एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए। रोजाना रात्रि 9 से 11 अपनी क्लास होती है और कल अपनी छुट्टी रहेगी, है ना। कई दिन हो गए मुझे, लगभग 2 महीने हो गए और मैंने एक भी छुट्टी नहीं की आपकी, रेगुलर अपनी क्लास होती है। तो कल सैटरडे और संडे को मेरी मैराथन होती है स्पेशल, तो वो भी इस बार मैं नहीं ले पाऊंगा। तो सैटरडे एंड संडे कल और परसों छुट्टी रहेगी। ओके, तो आप बिल्कुल मस्त रहो 2 दिन, है ना। और फिर बाद में सोमवार को जरूर जुड़ जाना है। कभी मैं देखूं कि केसरिया टावरो थम कहाँ गए रहे, है ना, मैं बांट ही जाऊं आपकी। ओके, तो सारे के सारे विद्यार्थी भाई बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए सोमवार को जरूर वापस से रिटर्न होकर के जुड़ जाना है। ओके, तो 2 दिन की अपनी छुट्टी रहेगी बाकी। और चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कलानिधि। कौन सा, कलानिधि। बाकी अपन बात करें संगीत रत्नाकर, ये भी नहीं किया है, संगीत सुधा भी नहीं किया है, कामराज रतिसार भी नहीं किया है। तो ये सब किसके है, कुंभा द्वारा रचित है। तो एक बार अभी तक आपने देखो आज लाइक नहीं कर रहे हैं ना, मजा नहीं आ रहा क्या? चलो पहले फटाफट से एक बार लाइक करो। ओके, आज अपन ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, लगभग घंटे भर की क्लास लेंगे। ओके, टेंशन मत लो। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जैसे सोमवार को मैं आपको स्पेशल तरीके से वापस से और पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, आपके कमेंट्स बाद में खोल दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, आगे चलिए। और बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एकलिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? कालपुरी, जगन्नाथगढ़, कैलाशपुरी, सीलपुरा। बप्पा रावल ने मेवाड़ के कौन से स्थान पर एकलिंग जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? और बिल्कुल सिंपल सा, कैलाशपुरी। कैलाशपुरी कहां पर है, उदयपुर में। और मेवाड़ में भी अपन बात करें उदयपुर में, और उदयपुर में भी कहां पर, कई बार यह भी पूछ लेता है कैलाशपुरी नागदा में है साहब, कहां पर, नागदा में। तो बप्पा रावल ने सर्वप्रथम जो राजधानियां बनाई थी नागदा वागदा नागदा, तो वहां पर अपन बात करें ये मंदिर है कैलाशपुरी। और लकुलिस संप्रदाय का, पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का है, लकुलिस संप्रदाय का है। लकुलिस या फिर पाशुपत संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का, पाशुपत संप्रदाय। ये दोनों एक ही होता है, लकुलिस या फिर पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है, पाशुपत संप्रदाय का। और क्या है साहब, ये अपने मंदिर हो जाता है, क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। लकुलिस या फिर पाशुपत संप्रदाय का मंदिर हो जाता है। आगे चलिए। मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा, किसके द्वारा, जागीरदार जो सामंत होते थे, अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था। परवाना, अर्जदाना, छटूंद, खरीता। बताओ साहब, बहुत बढ़िया सा सवाल है मेवाड़ में। और चलिए बच्चों, एक बार जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से एक बार लाइक करेंगे। पहला काम तो भी लाइक का होना चाहिए, तो चलो पहला काम लाइक का करो फटाफट से। अच्छा, तो इसमें अपन देखें ना, तो जो भी अपने सामंत होते थे वो सामंत क्या करते थे, जनता से टैक्स वसूलते और अपनी आय का 1/6 भाग किसको देते थे, शासक को देते थे। किसको, उसे बोला जाता छटूंद। क्या बोलते थे, छटूंद। लीजिए साहब, उसको बोला जाता था छटूंद। क्या बोलेंगे, छटूंद बोलेंगे। आगे देखिए, मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में और माल लाने ले जाने पर और जो कर लिया जाता था उसे कहते थे सापा, टापा, मापा, शापा। मतलब सापा, टापा, मापा, लापा। और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें मुझे फटाफट से बताएंगे कि भैया इसमें कौन सा जवाब हो जाएगा। और अपन देखें तो आपने तो नहीं बताया, खैर बता भी होगा, मापा होगा। कौन सा होगा, मापा। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में जो सामान लाने ले जाने के जो कार्यक्रम होते थे उनसे कर लिया जाता था, उनको मापा बोलते थे। क्या बोलते थे, मापा। पढ़े हैं क्या सवाल, नहीं पढ़ोगे तो। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था? अब देखो, कुछ बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है। क्या होती है, कुछ बच्चों की साइकोलॉजी होती है, गुरुजी हम किताब में पढ़ लेंगे। पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर एक चीज मैं बताऊं कि दुनिया भर में और मतलब बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और बढ़िया बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसका कारण पता होता क्या होता है कि वो जो ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई खास समस्या नहीं है। पर एक चीज आपको मैं बता दूं, इस चीज को आप, मैंने कई बार कहा है, मस्त पढ़ो रे तुम, बिंदास होकर के पढ़ो, बस पढ़ना चाहिए। आपकी सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है। तो वो सरकारी नौकरी तब लगेगी क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं ना, या कोई भी चीज जब सुनते हैं और देखते हैं वो चीज डबल याद होती है। एक तो आप खुद पढ़ो सारे दिन,
मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि चित्तौड़ के दूसरे दुर्ग में यानी दुर्ग में 7 द्वारा का निर्माण किसने करवाया। मैंने सिर्फ यही लाइन बोली, आपके दिमाग में छप गई, आपने मेरी एक्टिविटी देखी और मैंने बताया कुंभा ने। किसने बताया? कुंभा ने। अब आपको ये याद हो गया। ये व्यक्तिगत नियम है, ये मनोवैज्ञानिक नियम है, बस मैंने इसमें कोई व्याख्या नहीं की, पर आपके दिमाग में छप गया और आप उसी चीज को पढ़ते हो, कुंभा ने बनवाया, कुंभा ने बनवाया, कुंभा ने बनवाया। उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, इसलिए ये प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है, बहुत लाभदायक होती है। तो आप मेरी क्लास डेली अटेंड किया करें, है ना, बिल्कुल मेरी तो कर ही लिया करें। ओके, बाकी जो अपने गुरुजन है भैया वो भी और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सुबह से शाम यानी 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक अपनी क्लासेस चलती है राजस्थान अड्डा पर। तो आप सब्सक्राइब करो, पहला काम तो ये करो। तो घर पे खुद पढ़ने के बजाय, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, टीचर से क्या, आपका दादा आपको कोई बात कहे, दादी आपको बात कहे, तो कही हुई बात ज्यादा याद रहती है, देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। तो इसलिए यहाँ पर 2-2 और कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बार मैं आपको दिख रहा हूं खुद और मैं अपनी एक्टिविटियों के माध्यम से आपको बता रहा हूं। इसलिए होता है कि बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, आपको ये सब चीजें हो जाती है ना। कोई सवाल बार बार में आ भी जाते हैं तो उनका रिवीजन कर लिया करो। चलो आगे देखें। और इसक चमन, मनोरथ मंजरी, नगर समुच्चय और रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? सावंत सिंह ने, राज सिंह ने, निहाल चंद्र ने, किशन सिंह ने। और भाई बहुत बढ़िया, वो क्या बोलते हैं अपने भाई साहब, चित्रकार भी थे और चित्रकला के प्रेमी भी थे। और अपन बातें करें कौन थे, पनीठनी भी थी उनके पास, और वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित भी थे। फिर बाद में क्या बन गए थे, बिहारी दास यानी नागरी दास भी बन गए थे। इसमें कौन सा हो जाएगा? वो था अपने सावंत सिंह। कौन सा था? सावंत सिंह। देखो थोड़ा सा, नगर समुच्चय और रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका, इसक चमन। क्या इसक चमन, इसक में क्या प्यार होता है? तो ये सब चीजें किसने बताई है? अपने सावंत सिंह ने बताई है। किसने बताई है? सावंत सिंह ने। ठीक है, ये कहाँ के भाई साहब थे? ये अपन बात अगर आप समझ गए होंगे, किशनगढ़ वाले, बनी ठणी के और प्रेमी। ओके, आगे चलिए। प्रथम बार हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबुल फजल बदायूनी, महमूद खां। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, या फिर कर्नल टोड, कि सिर्फ मैं बता ही रहा हूं। मान लीजिए मैंने सिर्फ बताया तो भी आपको वो चीजें याद हो जाती है। तो इसलिए एक गुरुजी, कोई भी गुरुजी, उनसे पढ़िए आप। 1 घंटा 2 घंटा फिक्स कर लीजिए। मुझे कल्चर इस मास्टर जी से पढ़नी है, हिस्ट्री इस मास्टर जी से पढ़नी है, ज्योग्राफी इन गुरुजी से पढ़नी है, और फिजिक्स इन गुरुजी से पढ़नी है। जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह, तो फिक्स कर लीजिए और डेली उनकी क्लास में हिस्सा लीजिए। आपकी लगभग महीना 2 महीने बाद में, और आपका जो निखार है वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ने देखा भी होगा अभी तक। कर्नल टोड, कौन था? कर्नल टोड ने क्या कहा? हल्दी घाटी के युद्ध कहा। अबुल फजल बदायूनी, महमूद खां, ये अलग अलग बताते हैं, सब अलग अलग बताते हैं। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? अपन बात करें कर्नल टोड ने। किसने? कर्नल टोड ने। आगे चलते हैं। और निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? क्या गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, जेम्स टोड, जीएन शर्मा, उक्त सभी। अब देखेंगे साहब, इसमें जो होता है जेम्स टोड, ये भाई साहब तो अपन बात करें किससे बताता है? गुहिलों को किनसे बताता है? विदेशी नहीं बताता रे, राजपूतों को विदेशी बताता है। अब राजपूतों की जो अलग अलग शाखाएं आई, राजपूतों का मतलब क्या बताता है कि सबसे पहले कोई तो राजपूत आए होंगे, कहां से तो आए होंगे, उनकी उत्पत्ति विदेशी बताता है। अब इनमें उन राजपूतों में भी बोला कि जो छोटी छोटी शाखाएं, इनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है। तो ये टोड तो क्या बताता है? वल्लभी के राजा शिलादित्य की संतान बताता है। और अपन बात करें, गोपीनाथ शर्मा अलग बताता है, ब्राह्मणवंशी बताता है। और ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये ओझा जी नहीं बताते साहब। क्या? ओझा जी नहीं बताते। तो ओझा जी और ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्या? ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। और ये अपन बात करें, शिलादित्य की संतान बताता है, शिलादित्य की संतान बताता है। शिलादित्य की संतान कौन बताएंगे? यही बताएंगे यानी गोपीनाथ शर्मा। क्या बताएंगे? नागरवंशी ब्राह्मण आहड़ शिलालेख के अनुसार नागरवंशी ब्राह्मण। कौन सा? नागरवंशी ब्राह्मण बताता है। गुहिल जो थे, जो क्षत्रिय थे, पहले ब्राह्मण थे, बाद में और क्षत्रिय बन गए, लड़ झगड़ करके सीख गए भी युद्ध लड़ना। और जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित थे? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार की, जो धर्म की रखता है, जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है, करने वाला करता है। तो वही कौन से राज्य थे? मेवाड़। मेवाड़ में अपन बात करें गुहिल, सिसोदिया, गुहिल या फिर सिसोदिया। मतलब शाखा तो गुहिलों की थी, लेकिन इनकी अलग शाखा बन गई। ये कौन सी? सिसोदिया शाखा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ में हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना कब की गई थी? 1303, 1326, 1256 और 1226। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में नेस्ता नाबूद कर दिया था चित्तौड़गढ़ को।
और उसके बाद में 1326 ईस्वी में और कौन आता अपने हमीर सिंह सिसोदी आता है। 1303 में चित्तौड़ को एके ने नष्ट किया था। एके ने नष्ट कर दिया, गुहिल वंश समाप्त कर दिया, गुहिल वंश नष्ट कर दिया। ओके, नष्ट कर दिया था पूरा पूरा, पद्मिनी वगैरह और ये क्या हो गई थी, जोहर कर ली थी। और 1326 ईस्वी में हमीर द्वारा, हमीर को क्या कहा जाता है, हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। लीजिए एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि इसकी, विषम घाटी पंचानन, कि संकट के समय शेर के समान, कि जब भी संकट आता है तो शेर दुगना और क्या हो जाता है, आक्रमण करता है। तो ये उसी के समान था, विषम घाटी पंचानन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, और इसको कहा गया विषम घाटी पंचानन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी मिलती है। एनसीईआरटी में कीर्ति स्तंभ मिलती है, राजस्थान बोर्ड में कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिलती है। अब पता तो भाई हमें भी नहीं है, जब देख, और दोनों में मिलती है ना, कीर्ति स्तंभ भी लग रही है, वहां भी लिख रही है, तो इसमें कोई खास समस्या नहीं है। तो अपन क्या ही करें, तो दोनों में से वो देगा नहीं, क्योंकि उनको भी पता है विवादित सवाल है, ऐसा नहीं देता है। एनसीईआरटी के अनुसार ये है, आरबीएसई बोर्ड की किताबों में कुछ अलग है। अब कोई एक मान ले तब तो फिर हम भी मान ले, जब इनको हम व्याख्यात्मक पढ़ाते हैं तो अब लिखवाते हैं हम नोट करवा करके, इस एनसीईआरटी में ये कोई कीर्ति बता रखा है, आरबीएसई में वो बता रखा है, ठीक है। तो विषम घाटी पंचानन थे भाई। आगे चले, डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भीलकोर संघ के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे, बताएंगे साहब। डाकन प्रथा को, क्या डाकन प्रथा को, और डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भीलकोर संघ के कौन थे, बताएंगे कोई। अच्छा, जेसी ब्रुक, ब्रिगेडियर होम्स, जॉन बेंथम, जॉर्ज थॉमस। अच्छा, तो आप कमेंट करके बताइए साहब इसमें, और कब किया था डाकन प्रथा को, प्रतिबंध कब लगाया था। डाकन कैसे होती, आपस में यूं देखती है ना। तो अपन बात करें 1863। लीजिए साहब, ये डाकन टाइप की 3 दांत होंगे, क्या होंगे 1863, इस प्रकार से क्या होंगे, ये 3 दांतों वाली। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी, क्या दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसे नियुक्त किया था। दिवेर की चौकी का, और दिवेर का युद्ध फिर कौन जीत लेते अपने, प्रताप जीत लेते हैं। और वहां का शासक कौन था, उसका चाचा बताते हैं सुल्तान खां। कौन था, सुल्तान खां। जगन्नाथ कछुआ नहीं था, जगन्नाथ कछुआ नहीं था, और ये सुल्तान खां था। दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किससे नियुक्त किया था, सुल्तान खां को। किसको, सुल्तान खां को। और कहा जाता है कि जो अमर सिंह होते हैं, अमर सिंह ने और एक भाला फेंका, और इस भाले से, यानी अपन बात करें इस युद्ध में, और अमर सिंह की जो प्रतिष्ठा थी वो भयंकर बढ़ गई थी। उस भाले, यानी वो जो अमर सिंह ने जैसे ही भाला फेंका, तो माना जाता है कि जहां पर और सुल्तान खां बैठा हुआ था, वो भाला घोड़े को चीरता हुआ और डायरेक्ट धरती में घुस गया था। अमर सिंह, यानी उसको तो सुल्तान खां को तो चीर दिया, साथ में घोड़े को चीरता, और घोड़ा और मतलब सुल्तान खां ऐसे स्टेच्यू बन गए थे। उसके बाद में मुगल सेना में तहलका मच गया, खलबली मच गई भयंकर, और सब छोड़ छाड़ के भाग गए। और उस युद्ध के बाद में उदय सिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। बहलोल खां लोधी अलग मिलता है, कि जिसको महाराणा प्रताप ने और एक ही तलवार के वार से और पूरा 2 धड़ों में काट दिया था, बोले ये ले समाप्त। तो मतलब ये दिवेर का युद्ध था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, जबरदस्त युद्ध था, ठीक है। चलिए, और सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में और सत्य कथन है दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध की अपन बात करें 1582 में हुआ था। कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। कर्नल टोड ने कहा कि धीरे धीरे इसके बाद में मैराथन, जानते हो मैराथन आपने सुनी होगी, 2 दिन मैराथन चल रही है, तो उसमें ऐसा थोड़ी लंबी रेस करेंगे, भागेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं भागते, धीरे धीरे लंबी रेस करते हैं। मैराथन का ये मतलब होता है। तो प्रताप ने यहाँ पर धीरे धीरे लंबी रेस करना शुरू किया, मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। और किसने कहा, कर्नल टोड ने। किसने कहा, टोड ने। लीजिए साहब, टोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा, ठीक है। आगे चले, सवाई प्रताप सिंह के संदर्भ में सत्य कथन है। और प्रताप सिंह ने ब्रजनिधि नाम से और कविताएं करते थे, बिल्कुल करते थे बच्चों। जुलाई 1787 में दौसा में स्थित तुंगा नामक स्थान पर मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा के गठबंधन की सेनाओं का अनिर्णयक युद्ध हुआ। बिल्कुल होता, उसमें कोई समस्या नहीं है। और मराठों व राजपूतों के मध्य 1790 को पाटन में युद्ध हुआ, जिसमें दबोई के नेतृत्व में मराठा सेना को विजय प्राप्त हुई। और उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल प्रताप सिंह से, क्योंकि ये सब जगह और इनमें शामिल था कहीं ना कहीं, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह कौन था, सवाई प्रताप सिंह। आगे चले, सवाई प्रताप सिंह की बाईशी यानी गंधर्व बाईशी गुणीजन खाना के प्रधान कौन थे, गुणीजन खाना के प्रधान कौन थे, चांद खां, महमूद खां, सुल्तान लोधी और रहीम लोधी। बताएंगे साहब इसमें कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताओ। और जो इनका अपन बात करें संगीत गुरु भी था, कौन था, संगीत गुरु भी था। चलो
जो इनका संगीत गुरु भी था और जिनका नाम क्या मिलता है, जिनका नाम मिलता है चांद खा। क्या नाम मिलेगा? चांद खा जिनका, और संगीत गुरु नाम मिलता है, क्या मिलता है? चांद खा, इनका संगीत गुरु मिलता है। आगे देखिए, जयपुर के उस कछुआ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अपने प्रेमिका रस कपूर, आपकी फेवरेट है ना रस कपूर। चलो, तो रस कपूर के नाम जयपुर रियासत का आधा राज्य करने के साथ ही टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी कर दिए। अब बताओ वो इतना बड़ा प्रेमी होगा, जयपुर राज्य का आधा भाग बोला आज से रस कपूर के नाम। किसके नाम? रस कपूर के नाम। और जयपुर रियासत का आधा राज्य दे दिया और उसके नाम से यानी टकसाल से उसके नाम पर सिक्के जारी कर दिए। मतलब रस कपूर के सिक्के जारी होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। ये किसने कहा? ये कहा और कौन? ईश्वरी सिंह, जगत सिंह, माधो सिंह। वही जयपुर का बदनाम शासक कौन था? जगत सिंह। अब बताओ भाई, इतने बड़े बड़े काम करेगा, अपनी जो मुख्य रानियां थी उनको तो कोई बाव ही नहीं, और ये रस कपूर एक वेश्या हुआ करती थी। ओ, राजाओं का आना जाना लगा होता था, ज्यादा सुंदर होगी तो पसंद आ गई, तो ऐसा क्या हुआ? तो इस प्रकार से प्रेम हो गया जगत सिंह को, इसलिए इसको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। कौन सा? जयपुर का बदनाम शासक। लीजिए साहब, जयपुर का कौन होता है? जयपुर का होता है ये बदनाम शासक। जयपुर का बदनाम शासक कौन होता है? ये अपने होता है रस कपूर का और प्रेमी, रस कपूर का प्रेमी। आगे चलिए नेक्स्ट। मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने आम, दीवाने खास, सुख मंदिर, आराम मंदिर, दिलाराम बाग आदि का निर्माण कहाँ करवाया था? नाहरगढ़, जयसिंहपुरा, मतलब जयसिंह और जयगढ़ और आमेर दुर्ग, बताएंगे इसमें। मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने दीवाने आम, दीवाने खास, सुख मंदिर, दिलाराम बाग, आपको पता होगा माउठा झील वगैरह, केसर क्यारिया वगैरह, जलेब चौक वगैरह, सब के सब आमेर दुर्ग में बने हुए। कहाँ पे? आमेर दुर्ग में। तो याद रख लेना, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया थे। कई बार आप पूछ ले तो गुरुजी दीवाने आम किसने बनवाया, दीवाने खास किसने बनवाया था? तो दीवाने आम, दीवाने खास और जो शीश महल वगैरह, दीवाने खास में शीश महल बना हुआ है, सुख मंदिर जिसको आराम मंदिर भी बोलते हैं, रानियों का सुख चैन के लिए उसने महल बनवा दिया, और दिलाराम बाग आदि का निर्माण कहां पर करवाया? आमेर दुर्ग में। कहां पर? आमेर दुर्ग में। ओके, आगे चलते हैं। मानसिंह के निम्न में से कौन से पुत्र की मृत्यु उसके अभियान के समय नहीं हुई थी? दुर्जन सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, हिम्मत सिंह, जगत सिंह। चलो मुझे बताएंगे। वैसे मानसिंह का पुत्र तो नहीं होता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जो उसका पुत्र नहीं था, भाव सिंह का पुत्र था। और आप बात बताएंगे दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, जगत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, बाकी जो सभी थे, हिम्मत सिंह, जगत सिंह, दुर्जन सिंह, इसकी सबकी मृत्यु हो जाती है। और मानसिंह के बहुत सारे पुत्र थे भैया, रानियां भी खूब सारी थी। तो क्योंकि राजा अपने बहुत सारी रानियां इसलिए रखता था क्योंकि उसके पास लठ रहते थे, तलवार चलाने वाले, तो इसलिए अपने आप ही जीत लिया करता था। बात समझ में आ गई? आगे चलिए नेक्स्ट। राजकुमार शहजादा अकबर ने जनवरी 1681 में किस स्थान पर शिवम को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? क्या भारत का सम्राट घोषित कर दिया? नाडोल, जालोर, सांचौर, जैतारण। हुआ क्या कि औरंगजेब ने जो शहजादा अकबर होता है, शहजादा अकबर को कहां पर भेजा? बोले कि ये जो राज सिंह है, दुर्गादास राठौड़ है, अजीत सिंह, इनको पकड़ कर गेला, बंदी बना कर गेला। अब दुर्गादास राठौड़ वगैरह ने क्या किया? दुर्गादास राठौड़ बड़ा तेज आदमी था, तो शहजादा जो अकबर था, दुर्गादास राठौड़ ने, राज सिंह ने इसी को और पटा लिया बढ़िया से। बोले आजा, हम तेरे को भारत का बादशाह घोषित कर रहे हैं, हम राजपूत तुम्हारे साथ हैं। तो जब मेवाड़ महाराणा साथ हो तो इसको क्या ही है? तो भैया इस प्रकार से, और शहजादा अकबर ने क्या कर दिया? खुद को नाडोल में और नाडोल पाली में भारत का बादशाह घोषित कर दिया। और ये खबर मिली किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब खुद के बाप का नहीं था, तो इसका क्या होना था, है ना? तो इस प्रकार से औरंगजेब ने क्या किया? बोला अच्छा बेटा मेरे से ही और गद्दारी, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसने क्या किया? पूरी सेना पड़ी हुई थी, औरंगजेब सेना लेकर गया। औरंगजेब समझ गया कि जब मेवाड़ महाराणा साथ हो गया, जोधपुर वाला साथ हो गया, जयपुर वाला साथ हो गया, राजपूत उस समय एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी। औरंगजेब कहीं नहीं टिकता था वैसा अगर देखे तो। पर हुआ क्या कि अकबर कभी नहीं टिक पाता, शुरुआती बात है, लेकिन शुरुआत में मानसिंह ने उनका साथ देना शुरू कर दिया, वरना संपूर्ण सेनाएं जब एक साथ होती तो बहुत मुश्किल था वो काम। और अकबर और ये सब लोग समझदार थे, तो उसी प्रकार से औरंगजेब ने दिमाग लगाया, बेटा मैं और बाप हूं तेरा, तुम टेंशन क्यों ले रहा है? तो इस प्रकार से क्या किया औरंगजेब ने, और एक चाल चली जहां पर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह, अजीत सिंह के कैंप लगे हुए थे, उनमें चिट्ठी बनवा करके फेंकवा दी। और क्या लिखवाया उन चिट्ठियों में? उसके नाम, औरंगजेब के नाम, मतलब खुद ने लिखवा दिया कि पप्पा आप आ जाओ, मैं युद्ध क्षेत्र के बीच में राज सिंह, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को बीच में निपटा लूंगा, मैं बस उनको युद्ध क्षेत्र में लेके आ रहा हूँ, आप बड़ी सी सेना लेकर के आ। अब ये चिट्ठी किसी के हाथ लग गई, दुर्गादास राठौड़ वगैरह, उनके हाथ पांव फूल गए। अरे बोले ये तो दोनों बाप बेटा और क्या कर रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं। इस प्रकार से राज सिंह अपनी सेना उठा करके निकल जाता है, अजीत सिंह निकल गया और दुर्गादास निकल गया। और तब ये सूचना मिलती किसको? शहजादा अकबर को। अकबर माथा पीट पीट के रह गया। अरे बोले वो मेरा मतलब क्या है, वो औरंगजेब है, बाप है,
तो भाई वो क्या करेगा? औरंगजेब बाप है तो फिर बताओ क्या ही करेगा? मेरे साथ जब वो ऐसा कर सकता है तो भाई तुम लोग समझे नहीं उसकी चाल को। अरे मैंने नहीं किया, अब अकबर के खुद के प्राणों के लाले पड़ गए। अकबर यहां से इतनी तेज भागता है साहब, ये साउथ में जाकर के रुकता है बंदा। तब इसकी जो पुत्री उतरिया थी उनका पालन पोषण कौन करता है? वो जेबू निस्सा वगैरह जो थी ना, उनका पालन पोषण दुर्गादास राठौड़ करता है। और वरना उस समय औरंगजेब का खालसा वो कर ही देते सारे सारे सेना पर। औरंगजेब था, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना भैया, वो क्रूर हो कैसे भी हो, मतलब वही चलता है। सीधी सी बात, औरंगजेब दिमाग था, अकबर में भी दिमाग था। सीधी सी बात, आप पर यदि कोई राज कर रहा तो उसमें आपसे ज्यादा दिमाग है। सीधी सी बात यही है। ओके, औरंगजेब खतरनाक आदमी था। आगे चलते, निम्न में से कौन सा राज्य परमारों के अधीन नहीं था? मालवा, मेवाड़, वागड़, आबू। निम्न में से कौन सा राज्य परमारों के अधीन नहीं था? मुझे फटाफट से बताएंगे, परमारों के अधीन कौन सा राज्य नहीं था? चलिए भैया, कौन सा राज्य परमारों के अधीन नहीं था? मालवा, मेवाड़, वागड़, आबू। भाई प्यारे विद्यार्थी, मेवाड़ जो था ये परमारों के अधीन नहीं था क्या? मेवाड़ तो गुहिलों के अधीन था। किसके अधीन था? गुहिलों के अधीन था। किसके अधीन था? गुहिलों के अधीन था। गुहिलों के अधीन था। ओके, चलिए आगे चले। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो भोज परमार ने श्याम मंदिर, लक्ष्मी नारायण, श्याम पार्श्वनाथ, इनका मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से का? त्रिभुवन नारायण मंदिर का। आगे चलिए, परमार शब्द का अर्थ क्या होता है? परमार शब्द का अर्थ होता है, बताएंगे? परमार, शत्रु को मारने वाला। तो याद रख लेना, परम देश का निवासी, मित्र को मारने वाला, इनमें से कोई नहीं। शत्रु को मारने वाला होता है परमार। परमार बोलते हैं परमार, यानी दूसरे को मारो। जो दूसरा है, जो अपना नहीं है, दूसरा है, उसको मारो। आगे चले, आज का लास्ट क्वेश्चन, वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमारों की राजधानी कौन सी थी? स्टार लगा करके आपका होमवर्क हो जाता है। लो साहब, ये है होमवर्क, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे इस लेक्चर के समाप्त होने के बाद। और चलिए, आज का लेक्चर कैसा रहा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बता देंगे। कल और परसों की अपनी छुट्टी रहेगी, और मिलता हूं आपसे सोमवार को सभी बच्चे जरूर जुड़ जाना। तब तक के लिए मैं आपसे थैंक यू चाहूंगा, और मतलब थैंक यू आपको और आपका धन्यवाद। मिलता हूं आपसे सोमवार को। और सीईटी का कोर्स अपना चालू है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, कोड यूज कर लेना Y585। थैंक यू, जय हिंद।